नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारांश कनोजिया के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका शीर्षक है भारत 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। कांग्रेस स्थापना व प्रारंभिक कालखंड। कांग्रेस की स्थापना के पीछे का उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश सरकार में भारत के अंदर कई स्थानों पर अधिकारी रह चुके थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों की भावना के साथ साथ भारत की स्थिति के विषय में भी अच्छा ज्ञान था। वरिष्ठ इतिहासकार कृष्णानंद सागर के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय जिन भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था, उनके विषय में यह जानकारी कर ली गई थी कि वे सभी अंग्रेजों के भक्त हैं। इसका एक उदाहरण यह है, कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए शुरुआती दौर में इंग्लैंड के शासन के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। प्रारंभ में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उसमें इंग्लैंड का राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग होता था। जरा सोचिए, एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो यह दावा करता था कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके अधिवेशन की शुरुआत ब्रिटिश गुलामी के समय इंग्लैंड के राष्ट्रगान से होती थी। यही नहीं, कांग्रेस का प्रारंभ में कोई अपना झंडा नहीं था। यूनियन जैक अर्थात कांग्रेसी इंग्लैंड के राष्ट्रीय ध्वज को ही अपना झंडा मानते रहे। ऐसा 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि लगभग 40 वर्षों तक होता रहा। मैंने अपनी पिछली पुस्तक में बताया था कि किस प्रकार कांग्रेस का काम अधिवेशन के माध्यम से जन आक्रोश की अभिव्यक्ति मात्र था। इसका एक उदाहरण यह है कि कई वर्षों तक कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया। वह सिर्फ एक वार्षिक अधिवेशन करती थी। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित कर यह मान लेती थी कि उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही राजनीतिक स्वतंत्रता को भारत की स्वतंत्रता माना। यही कारण था कि कांग्रेस के द्वारा 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इसके लिए अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, यह कहने का साहस करने में ही उसने 12 वर्ष का समय और लगा दिया। कांग्रेस ने अहिंसा को अपनाया और उसी पर सबको चलने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस के लिए अहिंसा की परिभाषा हिंदू मुस्लिम एकता थी, चाहे इसके लिए हिंदुओं को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जब भी हिंदू विरोधी दंगे हुए, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं से अहिंसा का सिद्धांत मनवाने का प्रयास किया, जिससे स्वयं को आक्रांताओं का वंशज मानने वाले मुस्लिमों को बल मिला और देश का विभाजन हो गया। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर प्रारंभ से ही काम कर रहे थे। कांग्रेस ने भी इसमें सहयोग कर अंग्रेजों का काम आसान ही किया। कांग्रेस के प्रारंभिक कालखंड के कुछ उदाहरण। कांग्रेस ने प्रारंभ काल में सिर्फ भारतीयों को ही अध्यक्ष बनाया गया। A.O. ह्यूम ने अपने लिए राष्ट्रीय महामंत्री का पद रखा। वो इस पद पर लगभग 22 वर्षों तक रहा। शायद उसको भय था कि यदि वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो भारतीय जनता को कांग्रेस की देशभक्ति पर विश्वास कराने में कठिनाई हो सकती है। प्रारंभिक काल में कांग्रेस ने सदस्यता के लिए जो शर्त रखी थी, उसमें से एक थी कि लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। एक तो पहले ही ह्यूम ने चुन चुन कर अंग्रेज भक्त भारतीयों को कांग्रेस में शामिल किया था। उस पर से अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता के कारण आमजन इस संगठन से दूर बना रहा। कांग्रेस का अधिवेशन इंग्लैंड के राष्ट्रगान से शुरू होता था। कोई भी देशभक्त इंग्लैंड का राष्ट्रगान किसी भी कीमत पर नहीं गाएगा, इसलिए जो देशभक्त अंग्रेजी जानते थे वो भी कांग्रेस में प्रवेश नहीं लेते थे। अतः प्रारंभिक कई वर्षों में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले सिर्फ वो लोग थे जो इंग्लैंड की राजगद्दी में निष्ठा रखते थे। इन अंग्रेज भक्त लोगों में तत्कालीन प्रसिद्ध कुछ नाम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, वोमेश चंद्र बैनर्जी और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आदि शामिल थे। B.L. ग्रोवर, अलका मेहता व यशपाल ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन में लिखा है
कांग्रेस के नेता अंग्रेजी शासन को ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे। ये लोग यह भी मानते थे कि अंग्रेज शत्रु नहीं मित्र है। नौरोजी जब 1986 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि अंग्रेजी शासन के क्या क्या लाभ हैं। इस कांग्रेसी अधिवेशन में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जिंदाबाद के 3 बार नारे लगाए गए। यही नहीं, विक्टोरिया की दीर्घायु के लिए कामना भी की गई। इसी प्रकार 1898 में जब आनंद बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने अपने अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि भारत का शिक्षित वर्ग अंग्रेजों का शत्रु नहीं, बल्कि उनका प्राकृतिक और आवश्यक सहयोगी है। प्रारंभिक कालखंड का ही एक उदाहरण है। नवंबर 1905 में लंदन से प्रकाशित इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में लिखे गए श्याम कृष्ण वर्मा के लेख के अनुसार, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए, तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इसे डरकर उन्होंने अंग्रेजों से बिना शर्त माफी मांग ली। अंग्रेजों ने उन्हें माफी के साथ शीघ्र ही बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर दिया और उन्हें 1000 रुपए प्रति सत्र भुगतान भी मिलने लगा। इसके कुछ समय बाद ही गोखले को वायसराय की काउंसिल का सदस्य बनाकर उन्हें 3000 रुपए प्रति सत्र का भुगतान किया जाने लगा। इसे स्पष्ट है कि प्रारंभ में जो अधिवेशन होते थे, उनमें शामिल लोगों को आम भारतीयों के बीच जाकर अंग्रेजों के लिए उनके मन में अच्छी छवि बनाने का निर्देश दिया जाता होगा। जनता के मध्य कांग्रेस की भी देशभक्ति वाली छवि बने। इसके लिए पूर्व नियोजित नियम के अनुसार अंग्रेज सरकार को सुझाव देने के लिए कुछ प्रस्ताव जरूर पास किए जाते थे। किंतु ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सभी लोगों को अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लगती थी। ह्यूम कांग्रेस को भारत में आधार देने के बाद इंग्लैंड चला गया था। यहीं 31 जुलाई 1912 को उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसका नियंत्रण कांग्रेस पर से कम होने लगा था। यह अलग बात है कि उसने जिन लोगों को कांग्रेस सौंपी, वो सभी अंग्रेजों के वफादार थे। किंतु फिर भी जैसे जैसे कांग्रेस का विस्तार हुआ और ह्यूम का प्रभाव कम पड़ा, वैसे वैसे कांग्रेस में भी कुछ देशभक्तों का समावेश होने लगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उन्हीं में से एक थे। जहां एक और कांग्रेस अंग्रेजों की गुलामी और एक संप्रदाय विशेष के तुष्टीकरण की बात करती थी, तो वहीं दूसरी ओर तिलक मानते थे कि सनातन संस्कृति ही सबको देशभक्ति की भावना के साथ एकजुट कर सकती है। इसलिए उन्होंने कट्टरपंथियों की चिंता किए बिना अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ कराए। लोकमान्य तिलक को कांग्रेस में कुछ नेताओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा मैं अपनी पुस्तक भारत 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि में कर चुका हूँ। यही कारण था कि जहाँ एक और अंग्रेज प्रेमी कांग्रेस नेताओं को यदि गिरफ्तार भी करना पड़ता था, तो उन्हें कई बार जेल के स्थान पर आलीशान किलों में नजरबंद किया जाता था, जबकि तिलक को सिर्फ एक अंग्रेज विरोधी लेख के लिए भी कठोर कारावास दिया गया था। तिलक अपने इस कार्य में सभी कांग्रेसियों का सहयोग लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1899 में लॉर्ड सैंडहर्स्ट के विरोध में निंदा प्रस्ताव पेश किया। सैंडहर्स्ट उस समय बंबई प्रांत का गवर्नर था। तिलक के इस प्रस्ताव का कांग्रेस के अंदर ही भारी विरोध हुआ। इसके बाद भी लोकमान्य यह चाहते थे कि प्रस्ताव पर चर्चा हो और जो अंग्रेज भक्त इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपने विरोध के पीछे के कारण को प्रमाणित करें। कांग्रेस के बंबई प्रांत के तत्कालीन सभापति रमेश चंद्र दत्त ने यह कहते हुए तिलक को अनुमति नहीं दी कि इस प्रकार के प्रस्ताव और प्रश्नोत्तर प्रांत नहीं स्वीकार कर सकते। इस पर तिलक ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस के संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करना शुरू कर दिया, तो सभापति ने धमकी दी कि वो इस्तीफा दे देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेसी अपने राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अंग्रेजों का विरोध किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।